पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन लगे थे 2006 में, यानी जापान में 1905 में बन गया था, लेकिन गोरखपुर पहुंचते पहुंचते उस टीके को 100 से ज्यादा साल लगे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी में हर नागरिक के जीवन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9वें महीने दुनिया के अंदर जो सबसे तेजी के साथ टीकाकरण के लिए कार्य हुआ था, उसमें भारत के अंदर भी हुआ। भारत ने एक साथ 2 टीके दिए और भारत की 135 करोड़ की आबादी को 135 करोड़ की आबादी को निःशुल्क वैक्सीन, क्या एक नहीं 2-2 डोज तो निःशुल्क दिए ही, प्रिकॉशन डोज भी सब लोगों को फ्री में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की। एक नया भारत है, आज दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। जितना भारत अपने यहां गरीबों को आवास देता है, उतने में एक नया ऑस्ट्रेलिया बस जाता है। आप देखते होंगे भारत के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक एक आवास मिला है। ये 3 करोड़ की आबादी को एक एक आवास उपलब्ध होना, ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी ही 3.25 करोड़ की है। यानी वहां के हर परिवार, एक परिवार में 5 लोग होंगे, लेकिन हमारा कहना है कि हर व्यक्ति को एक एक आवास भी मिल जाए तो भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आवास हम लोगों ने भारत के हर नागरिक को भारत के अंदर उपलब्ध कराए हैं। भारत ने अपने यहां 80 करोड़ लोगों को, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कुल जितनी आबादी है, उस कुल आबादी के हिसाब से जितनी कुल आबादी है दुनिया के उन सभी प्रतिष्ठित और बड़े देशों की, विकसित देशों की, उतने लोगों को पूरे कोरोना कालखंड में भारत ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। 80 करोड़ लोगों को, ये कोई उपलब्धि से कम नहीं है। भारत जैसा देश कोरोना जैसी महामारी के सामने जिस मजबूती के साथ कार्य करता रहा, दृढ़ इच्छा शक्ति, यशस्वी नेतृत्व, चुनौतियों के बीच से रास्ता निकालने, हर विपरीत परिस्थिति में कार्य करने का एक जज्बा, और उसी में देश के हर नागरिक को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देना, जो भारत की परंपरा रही है, उसके अनुरूप ये सारे कार्य हुए। अलग अलग तबके के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं। जब दुनिया कोरोना में पस्त थी, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तब भारत कहीं वैक्सीन का निर्माण कर रहा था, कहीं वेलफेयर की किसी स्कीम को आगे बढ़ा रहा था, कहीं पर पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर के वेलफेयर के लिए कोई नई स्कीम को आगे लॉन्च कर रहा था, कहीं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी एक नई कार्य योजना को प्रस्तुत कर रहा था। बैठा नहीं रहा। ऐसा नहीं कि हम केवल कोरोना तक ही, प्रबंधन तक ही सीमित थे। कोरोना प्रबंधन एक पक्ष था, उस पर फोकस था, लेकिन इसके साथ ही अन्य क्षेत्र अछूते नहीं थे, सब पे कार्य हो रहा था। कोरोना कालखंड में ही ओलंपिक हुआ, और अब तक ओलंपिक में सबसे बड़ी प्रतिभाग, यानी जो टीमें गई थी, सबसे अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग भारत से किया, और सबसे अधिक मेडल भी भारत ने पहली बार ओलंपिक में जीते और पैरा ओलंपिक में भी जीते। ये तो कोरोना कालखंड के अंदर ही हुआ था। ये नया उभरता हुआ भारत है, और इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए हर व्यक्ति के लिए, हर प्रदेश के लिए भी जगह है। उस जगह में हमें भी अपने को देखना होगा, हम कहां पर हैं। हर एक के लिए अवसर है, उस अवसर को के साथ अपने आप को जोड़ने के तरीके को हमें सीखना होगा, हमारी संस्थाओं को जोड़ना होगा। माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने भी यहां पर जो बात कही, भारत लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपुर के शिक्षण संस्थानों के लिए एक नया शोध का विषय हो सकता है। गोरखपुर में चोरी चौरा के पास आप जाएंगे, एक गांव का नाम ही राजधानी है।
राजधानी आज से 2000 वर्ष पुराना उसका इतिहास है, 2 से 2500 वर्ष पहले। और जो मुझे जानकारी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने वहां एक बार शोध करवाया था, 6 से 8000 वर्ष पहले धान की खेती उस क्षेत्र में होती थी। आखिर डेमोक्रेसी के बीज कहीं ना कहीं यहां रोपे गए होंगे। वैशाली का नाम आप सुनते हैं, राजधानी के साथ उस अध्ययन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों नहीं हमारे इतिहासविद और पुरातत्वविद इस दिशा में कार्य करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जुड़ना ही होगा। हम केवल अपने बच्चों को क्लासरूम तक सीमित न करें, व्यावहारिक जानकारी उनको देनी होगी। और व्यावहारिक जानकारी इस रूप में समाज की जो चुनौती है, वो चुनौती केवल शासन के तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को उसके साथ अपने आप को जोड़ना होगा। एक दुखद सच्चाई ये भी है कि हमारी संस्थाएं उससे अपने आप को एकदम निरपेक्ष कर देती है। परिणाम क्या होता है? कोरोना जैसी महामारी को हम नियंत्रित कर लेते हैं। कोरोना 2.5 वर्ष में 23,600 मौतें यूपी के अंदर होती हैं, लेकिन सड़क एक्सीडेंट में 1 वर्ष में इतनी मौतें हो जाती हैं। आखिर सड़क एक्सीडेंट से होने वाली मौत का कारण क्या है? ओवर स्पीडिंग, हेलमेट न पहनना, गलत रोड इंजीनियरिंग, वो बेल्ट न लगाना, सीट कार की सीट आगे की सीट में या पीछे की सीट जहां भी बैठते हैं वहां बेल्ट नहीं लगाते लोग, अपनी शान के विरुद्ध समझते हैं। परिणाम क्या होता है? अगर एक्सीडेंट होता है, बाइक वाला चलता है बिना हेलमेट के चलता है, हेड इंजरी होती है, समय पे उपचार नहीं मिलता, उसकी मृत्यु होती है। आखिर ये क्या स्कूली पाठ्यक्रम में और पाठ्यक्रम में न भी हो, क्या हम अपनी मॉर्निंग असेंबली के समय बच्चों को या उन स्कूली बच्चों को इसके बारे में अपने कॉलेजेस में जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें बता पाएंगे कि हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, निर्धारित स्पीड पर ही अपनी गाड़ी को रखना चाहिए, बाइक पे चलने तो हेलमेट पहन करके ही चलना चाहिए? क्या हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस गलत रोड इंजीनियरिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में संबंधित विभाग के साथ बैठ करके किसी एक अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं? हमें कोई संस्थान खड़ा करना होता है, वहां पर हम लोगों को वहां के सामाजिक अध्ययन की जानकारी लेनी होती है। इसके लिए हम लोग बाहर से संस्थाओं को बुलाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय क्यों नहीं इस अध्ययन के साथ जुड़ते हैं? क्यों हर कार्य के लिए आप शासन पर निर्भर रहना चाहते हैं? स्वयं भी उसके साथ जुड़ करके उस कार्यक्रम को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? एकदम कर सकते हैं, उसके लिए तैयार होना होगा। हमारी लाइब्रेरी इतनी रिच क्यों नहीं कि दुनिया का सारा ज्ञान उस लाइब्रेरी में हो और हमारा छात्र, हमारी छात्राएं उस ज्ञान के साथ अपने आप को जोड़ करके दुनिया में बेहतर से जो सबसे अच्छा हो सकता है वह करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और इन्हीं सब भावों को लेकर के उसे महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1932 में गोरखपुर में, जब आवागमन के साधन नहीं थे, जब सुविधाएं इस रूप में नहीं थी, संसाधन नहीं थे, तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना भी की। तब महिलाओं के महाविद्यालय की स्थापना भी की। तब तकनीकी शिक्षा के लिए पॉलिटेक्निक की स्थापना भी की। आयुष के लिए आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना भी की।
शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने के लिए संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी की और उच्च शिक्षा का एक अत्याधुनिक केंद्र बनना चाहिए। इस दिशा से जब आवश्यकता पड़ी तो अपने दो महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश शासन को देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला भी उसके माध्यम से उन्होंने रख करके इस देखा कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी इस संपत्ति का मोह नहीं, लोभ नहीं, अगर समाज हित में ये देना पड़ेगा तो समाज का ही है। तो त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ इसको दान करने में भी और इसको समर्पित करने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और वो जो भाव था, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय एक अच्छी यात्रा पे आगे बढ़ा है। गोरखपुर 4 विश्वविद्यालय यहां पर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एम्स और मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज भी है, अन्य प्रतिष्ठित संस्थाएं यहां संचालित हो रही हैं। इन सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की उन विभिन्न पक्षों को लेकर के जो पक्ष उनके हैं उन पक्षों को लेकर के हम कार्य करें, उस दिशा में आगे बढ़े। नए